हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 21 मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन रखा गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रखा गया है केंद्रीय विदेश व्यापार निदेशालय, ध्यान रखिएगा, फॉरेन ट्रेड डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय केंद्रीय विदेश व्यापार निदेशालय के अनुसार चावल निर्यात में राज्य को कौन सा स्थान मिला है। तो सबसे पहले याद रखना होगा कि छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ से बासमती चावल याद रखना है आपको, बासमती चावल का निर्यात होता है, ठीक है, निर्यात होता है। और यहां से अगर हम बात करें तो टोटल टोटल आपके कुल 75 देशों में, ध्यान रखिएगा 75 देशों में, और 75 देशों में से मुख्य रूप से हम बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज, मुख्यतः अगर हम बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज में जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो सेनेगल, जिबूती, ठीक है, सेनेगल, जिबूती, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ठीक है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं आपके, टोटल 10 मुख्य रूप से ऐसे देश हैं। इथियोपिया हो गया, इसके बाद अगर आप देखेंगे सोमालिया हो गया, सोमालिया के बाद घाना है, केन्या है, कांगो है, इन सभी जगह पे छत्तीसगढ़ का बासमती चावल जो है निर्यात किया जाता है। तो कुल 75 देशों में से मुख्यतः जो है हमारा अफ्रीकन कंट्री में, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज में हमारा चावल जाता है छत्तीसगढ़ से। क्लियर रहेगा। तो अब हम अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ का कॉन्टेक्स्ट में तो पहला स्थान है, ध्यान रखिएगा, चावल निर्यात में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान भारतीय राज्यों में, ठीक है, भारतीय राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, भारतीय राज्यों में तो पहला स्थान है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट बात करूं तो ध्यान रखिएगा, लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग प्रतिवर्ष 15% औसत वृद्धि दर्ज की गई है चावल में। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में रेलवे द्वारा ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 1170 किलोमीटर का टोटल रनिंग ब्रॉडगेज लेंथ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा 4 फीट और 8 इंच 4 फीट यानी कि 4 फीट 8 इंच के स्टैंडर्ड गेज से अधिक, ग्रेटर, ठीक है, यह है आपका ब्रॉडगेज। तो छत्तीसगढ़ में ब्रॉडगेज नेटवर्क में अगर मैं बात करूं तो ACCR जोन, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, कब बना था, 1 अप्रैल 2003 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2003 को। देश का 16वां रेलवे जोन है, 16th रेलवे जोन, ध्यान रखिएगा, रेलवे जोन, ठीक है, रेलवे जोन 18 रेलवे जोन में से 16वां रेलवे जोन ACCR है। 1 अप्रैल 2003 की शुरुआत हुई और 1170 किलोमीटर की ब्रॉडगेज, ध्यान रखेंगे, ब्रॉडगेज में हाईली इलेक्ट्रिफाइड लाइन छत्तीसगढ़ में है। कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है, जिसकी परसेंटेज 100% हो गई है। 100% ब्रॉडगेज लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में ये रिपोर्ट इंडियन रेलवे के द्वारा जारी किया गया था। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16वें वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023 से किस संस्था को पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पे वाटर डाइजेस्ट जो है ये है एक कंपनी जो वर्ल्ड वाटर अवार्ड देती है। क्लियर रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि संस्था क्या करती है। तो जैसे NTPC, SCCL, NMDC और जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ठीक है। अब इन सभी में अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि जैसे माइनिंग में याद रखना है आपको कि माइनिंग के द्वारा जो जल निकासी होता है, यानी कि जो जल आता है, जैसे आप अगर देखे होंगे माइंस में जब खुदाई होती है या फिर वहां से ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग के बाद गड्ढा रह जाता है तो वहां से जल निकलता है, ठीक है, पानी आता है। तो उस पानी को यूटिलाइज करने में, ध्यान रखिएगा, यूटिलाइज करने में यानी डाइजेस्ट वाटर को यूज करने में वर्ल्ड वाटर अवार्ड दिया जाता है। तो 2023 का वर्ल्ड वाटर अवार्ड ACCL को दिया गया, ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट सेंट्रल
साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड को, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड को दिया गया है कोरबा को, क्लियर रहेगा, कोरबा को दिया गया है। क्यों? क्योंकि टोटल अगर हम बात करें 141 गांव, टोटल 141 गांवों में इस पानी को यूटिलाइज किया गया है, ठीक है, जिसमें से 61,000 के आसपास आबादी जो है लाभान्वित हुई है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात है कि यहाँ पे टोटल पानी निकला कितना है, तो माइनिंग के बाद जो पानी निकला है वो 757 लाख किलो लीटर निकला है, जिसमें से 250 के आसपास अगर हम आपसे बात करें तो ये आम आदमी के यानी कि आम नागरिकों के यूज के लिए दिया गया था, आम नागरिकों के यूज के लिए दिया गया था। और इसी आम नागरिकों के यूज में से ध्यान रखेंगे 25 लाख, ये 250 लाख किलो लीटर है और ये 25 लाख किलो लीटर जो है ये पेयजल के रूप में यूज किया गया था, ध्यान रखना है, पेयजल के रूप में यूटिलाइज किया गया। ओके, रिमेनिंग अगर हम बात करें 257 लाख किलो लीटर को 2528 एकड़ एरिया को सिंचाई के रूप में दिया गया था, ठीक है, सिंचाई के लिए 2828 एकड़ एरिया को सिंचाई के लिए दिया गया था। कितना? 257 लाख किलो लीटर, क्लियर रहेगा। तो इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए ये पूरा आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का है, ध्यान रखेंगे 22-23 का है, जिसमें फरवरी 2023 तक 757 लाख किलो लीटर वाटर यहां पर ड्रेन हुआ, ठीक है। इन ड्रेन में से कहां कहां पे यूटिलाइज किया गया, इन सभी चीजों को देखते हुए वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023 दिया गया है किसको? ACCL को। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में अवार्ड्स को आयोजित किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। कब? 16 मार्च को, 16 मार्च को। किसने दिया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा ये अवार्ड ACCL को दिया गया है, ठीक है, ACCL को दिया गया है। ACCL का स्थापना कब हुआ था? 1987 में, ACCL 1987, क्लियर। हेडक्वार्टर बिलासपुर, क्लियर रहेगा। तो इतनी सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य का पहला MRI मशीन स्थापित करने वाला जिला अस्पताल कौन सा है? तो जिला अस्पताल के बारे में बात कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में, जहां पे MRI मशीन इंस्टॉल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मली MRI मशीन जो है क्रिटिकल डिजीज को एनालाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है, क्रिटिकल डिजीज को एनालाइज करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बोन मैरो में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, या सॉफ्ट टिश्यूज को एनालाइज करना हो, ब्रेन्स को एनालाइज करना हो, इसके अलावा अगर डाइसेमिया को एनालाइज करना हो, जितने भी क्रिटिकल डिजीज हैं उन सभी को डिटेक्ट करने के लिए MRI को यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो 6.49 करोड़ रुपीस के कॉस्ट से कांकेर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ का पहला MRI, ठीक है, MRI इंस्टॉल किया गया है। कहां पे? कांकेर में। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? D, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? D। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया जाएगा? हम सभी को पता है कि इसकी शुरुआत कब से होने वाली है? 21 मार्च यानी कि आज से, ठीक है, विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर, विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर, क्लियर रहेगा, विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को शुभारंभ किया जाएगा। लेकिन कहां से किया जाएगा? तो याद रखना है वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में वृक्ष संपदा योजना शुरुआत की जाएगी गरियाबंद जिले के दसपुर से। याद रखिएगा, गरियाबंद जिले के दसपुर गांव से, दसपुर जगह से, दसपुर गांव का नाम है, स्थान का नाम है, गरियाबंद जिले के दसपुर से इसका शुभारंभ किया जाएगा। मूल्य रूप से कितने अगर हम बात करें, मुख्यतः 5 विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाले प्रजाति के पौधों को यहाँ पे लगाया जाएगा, जिसमें से टिश्यू कल्चर सागौन और टिश्यू कल्चर बांस, ठीक है। इसके अलावा क्लोनल नीलगिरी, सफेद चंदन और मिलिया डुबिया। इसके अलावा कुल अगर हम बात करें तो 12 प्रजाति के
12 प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाएगा, जिसमें से कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके और कास्ट आधारित उद्योगों पे डिपेंड रहने वाले, निर्भर रहने वाले परिवारों की आजीविका का साधन बने। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, दैट इज दस्तूर गरियाबंद। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे, स्पैरो मतलब क्या होता है? गौरैया। आप लोग गांव में अगर देखे होंगे तो गौरैया दिखती होंगी, आजकल तो बहुत कम दिखता है, ठीक है। हुआ क्या था कि चाइना में 1960 यानी कि 60-70 के दशक में चाइना में वहां के जो माओ लोग थे, उन लोगों ने ये अनुमान लगाया कि गौरैया जो है सबसे ज्यादा फसल बर्बाद करती है, खाना खा जाती है। तो उन लोगों ने एक एस्टिमेशन निकाला जिसमें देखा गया कि 12 टन के आसपास गौरैया जो है एक साल में हमारे फसल को खत्म कर रही है। अब इन सभी को पता नहीं उनका क्या अनुमान था, किस तरीके से दिमाग लगाया था उन लोगों ने, गौरैया को मारने के लिए लोगों को पैसे देना स्टार्ट कर दिए। एक समय ऐसा आया कि 75 के आसपास, 1975 के आसपास चीन में एक भी गौरैया नहीं दिखती थी। और इसका रीजन क्या हुआ कि जितने भी कीट और पतंग थे, सारी फसल चाइना की बर्बाद हो गई, सारी फसल चाइना की बर्बाद हो गई। जब उनको समझ में आया कि गौरैया जो है कि न सिर्फ फसल खाती थी बल्कि इन कीटों को खाती थी जो हमारे फसलों को बर्बाद करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद उन लोगों ने वापस से गौरैया संरक्षण अभियान स्टार्ट किया। और बाद में 2010 में पहली बार इंडेंजरस स्पेसीज में इसको देखा गया और यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व गौरैया दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। और हर साल 20 मार्च का डेट डिसाइड किया गया कि हम वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। रीजन क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ स्पैरो, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी, दैट इज 20 मार्च। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पृथ्वी विज्ञान, दैट इज अर्थ साइंस, ठीक है। अर्थ साइंस के लिए अगर हम आपसे बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि उद्योग, शैक्षणिक संस्था, ठीक है, शिक्षण संस्थान और सरकार के बीच कोऑपरेशन, सरकार के बीच सहयोग स्थापित करना, ठीक है, सहयोग स्थापित करना। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का लेन देन, यानी लेन देन मीन्स ज्ञान का प्रतिबंध, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान और विशेषताओं का आदान प्रदान, क्लियर रहेगा, ज्ञान और विशेषताओं का आदान प्रदान, जिससे कि हमें अर्थ को समझने के बारे में, अर्थ में हो रही गतिविधियों के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, अर्थ के कंजर्वेशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, इन सभी चीजों को एक दूसरे कंट्रीज से, राष्ट्र से हमें वहां से थोड़ा अनुसंधान और प्रशिक्षण के बारे में पता चल सके। इसके लिए हाल ही में अगर हम बात करें, भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा रीच आउट, कौन सा कार्यक्रम? रीच आउट कार्यक्रम शुरू किया गया है, रीच आउट योजना का शुभारंभ किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी, दैट इज रीच आउट। ओके, अब बात यहां पर अर्थ साइंस के बारे में बात करें, यानी पृथ्वी विज्ञान के लिए, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी के कंजर्वेशन से लेकर के अर्थ के कंजर्वेशन, यानी कि पृथ्वी संरक्षण से लेकर के पृथ्वी के मध्य होने वाले बदलावों को स्टडी करने के लिए रीच आउट प्रोग्राम चलाया जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरी शिक्षा का प्रतिशत क्या है? तो शहरी शिक्षा का प्रतिशत यानी साक्षरता दर के बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें बोला गया कि भारत में अभी भी ग्रामीण शिक्षा कम है, ग्रामीण साक्षरता दर जो है कम है, क्लियर रहेगा, ग्रामीण साक्षरता दर जो है कम है। और अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो शहरी साक्षरता दर जो है 84, शहरी साक्षरता जो है ये है आपका 84.11%, ठीक है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करें तो ग्रामीण साक्षरता दर जो है ये है आपका 67.77, ठीक है, 67.77। इसके अलावा स्टेट के रिकॉग्निशन में अगर आप देखेंगे तो बिहार सबसे पीछे, बिहार
एजुकेशन के मामले में ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो टोटल परसेंटेज 61.8% है, ठीक है। वही सेकंड नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है जहां पे 65.3% है, और नेक्स्ट आ जाता है आपका राजस्थान जहां पे 68% है। क्लियर रहेगा। अगर हम अपने देश में अगर देखें तो ग्रामीण साक्षरता 67.77%, और टॉप में यानी सबसे नंबर 1 पे केरल है, केरल है 94% के साथ। सेकेंड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप है जहां पे परसेंटेज ऑफ लिटरेसी अगर आप देखेंगे तो ये है 91.8, ठीक है, 91.8% के साथ। वही दूसरी तरफ हम अगर छत्तीसगढ़ का देखें, सीजी का देखें तो सीजी का आपका 70.28% है ओवरऑल। क्लियर रहेगा। तो ये डेटा आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरी साक्षरता क्या है, तो 84.11, ठीक है, 84.11%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विश्व स्तरीय श्री अन्न सम्मेलन, ठीक है, विश्व स्तरीय श्री अन्न सम्मेलन। श्री अन्न किसको कहा जाता है, बाजरा को, किस शहर में आयोजित किया गया, तो याद रखना है कि 18 मार्च को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का, सम्मेलन का। और मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बाजरा को आम लोगों तक पहुंचाने का, ठीक है, पहुंचाने, साथ ही साथ जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो कंज्यूमर है यानी उपभोक्ता है, और अन्य हितग्राही है, इन सभी को इसके बारे में बताना, जागरूकता फैलाना, ठीक है, जागरूकता फैलाना। भारत के प्रस्ताव के बाद ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मिलेट्स ईयर, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, IMY, इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। भारत के प्रस्ताव पे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। क्लियर रहेगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए, दैट इज नई दिल्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा किस राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया है। तो आपको यहां पर याद रखना होगा कि हाल ही में रूस और यूक्रेन का, यानी पिछले 1 साल से चल रहा जो कॉन्फ्लिक्ट है रूस और यूक्रेन का, इसमें बहुत सारे बैन लगाए गए रसिया के तरफ, ठीक है। तो रसिया जो था पहले था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर, तो सबसे पहले FATF की सदस्यता रसिया की रद्द कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद से अब यहां पर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा रूस के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, वारंट इशू किया गया है। ये चीज आप याद रखिएगा, रसिया करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे रसिया और इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो ध्यान रखेंगे अक्टूबर 2022 में शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता भारत का कौन था, रसिया। भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता अक्टूबर 2022 से कौन है, रसिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडिया का पिग आयरन इंपोर्ट करने वाला, पिग आयरन इंपोर्टर सबसे बड़ा, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पिग आयरन इंपोर्टर रसिया, ठीक है। 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में सबसे बड़ा इंपोर्टर पिग आयरन का कौन सा, रसिया। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे इन केस ऑफ रूस, ठीक है, इन केस ऑफ रूस। और साथ ही साथ आपको 2-3 चीजें और भी याद रखना होगा। इसके अलावा आपका 7th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है हमारा, 7वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार भी है हमारा, ट्रेड पार्टनर भी है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। तो गाइस ये था सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्म की। स्टूडेंट धर्म का आज का क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस अंतरराष्ट्रीय रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार किया गया। ध्यान से देखेंगे, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस अंतरराष्ट्रीय रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन है रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन, डुरंड और पार्क स्ट्रेट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था टाइम्स की सूची में, ठीक है, वर्ल्ड टाइम की लिस्ट में भारत के किन 2 जगहों को, महानतम स्थल में किन 2 जगहों को शामिल किया गया है। तो पहला मैंने आपको बता दिया था लद्दाख और दूसरा होगा मयूरभंज।
उड़ीसा। क्लियर रहेगा। तो लद्दाख और मयूरभंज को महानतम लिस्ट में, महानतम स्थानों की लिस्ट में टाइम सूची में रखा गया है। करेक्ट ऑप्शन वहां हो जाएगा मयूरभंज। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।